ओके, कुछ पॉइंट जरा गवर्नमेंट ग्रांट के लिए देख लें। फॉरगिवेबल लोन का मतलब क्या है? वैसे तो गवर्नमेंट ने आज आपको लोन दिया है, लेकिन किसी कंडीशन की पूरा होने की सूरत में गवर्नमेंट वो लोन क्या कर देगी, आपको वेव कर देगी। वेव कर देगी तो वही लोन आपके लिए क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आज आप फॉरगिवेबल लोन को रिसीव करते वक्त उसको गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट कर सकते हैं? हालांकि आप जानते हैं वो लोन है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन है उसको फॉरगिव करने का। आंसर इज यस, आप कर सकते हैं अगर आपके पास रीजनेबल अश्योरेंस है कि आप वो तमाम कंडीशंस पूरी कर पाएंगे जिसके तहत गवर्नमेंट आपको वो लोन क्या कर देगी, फॉरगिव कर देगी, माफ कर देगी। ठीक है, तो फिर आप उस लोन को क्या ट्रीट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करेंगे। तो अ फॉरगिवेबल लोन इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन देयर इज अ रीजनेबल, ये कुछ पॉइंट ऐसे ना एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसके अंदर भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉर फॉरगिवनेस ऑफ लोन, until then such loan is treated as a liability and recognized as a fair value under IFRS। क्या मतलब, अगर आप कंडीशन मीट नहीं कर सकते और आपके पास रीजनेबल अश्योरेंस नहीं, तो फिर उस लोन को आप लोन ही ट्रीट करें, यानी लाइबिलिटी माने, और फिर उसकी अकाउंटिंग IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हो। ठीक है, हंस रहे सब लोग। अदर इनकम क्यों नहीं सर? भाई अगर मिसाल के तौर पर, कहाँ अदर इनकम क्यों नहीं, मतलब समझा नहीं आपकी बात। भाई फॉरगिवेबल का मतलब क्या, फिर वो फॉरगिवेबल नहीं है, फिर गवर्नमेंट को वापस करना होगा ना। वापस करना होगा तो आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। फॉरगिव हो गया, माफ हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वो ग्रांट मिल रही है आपको किस चीज के लिए, किसी एसेट के लिए, तो उसको आप डेफर्ड कर देंगे। तो मतलब अगर आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करेंगे तो ग्रांट ट्रीट करने का तरीकाकार वही होगा जो आप तरीकाकार तय करता पाए। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है। एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ चिल्ड्रन वैक्सीन। यानी एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कैश रिसीव किया है किससे, गवर्नमेंट से। पहली बात, क्या ये कैश गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं? ठीक है जी, तो सिनेरियो नंबर 1 बना दिया। एज पर टर्म्स ऑफ द लोन the cash received from the government shall be waived off if the entity is able to develop the vaccine within 3 years and sell it free of cost for 5 years। यानी अगर आप 3 साल में इस वैक्सीन पे काम मुकम्मल कर लेते हैं और फिर उसको आप बेचेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कब तक, 5 साल तक। तो गवर्नमेंट की ये पैसा देने की शर्त यही थी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। हमारी शर्त नंबर 1, कोरोना की वैक्सीन बना लो, कितने साल में, 3 साल में, फिर 5 साल तक उसको फ्री सप्लाई करो, लोगों को क्या करो, फ्री में कोरोना की वैक्सीनेशन करवाओ। तो ये पैसा आपका, हम वापस नहीं मांगेंगे। ठीक है, if the entity takes more time than 3 years in the development or sells the vaccine for a price before 5 years, it will be liable to repay the loan and the loan will not be considered as a forgivable। इसका मतलब अगर आपके पास रीजनेबल अश्योरेंस है कि आप 3 साल में वैक्सीन बना लेंगे, दूसरा आपकी नीयत साफ है कि आप इसको बेचेंगे नहीं, 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो फिर ये लोन आपके लिए क्या है, ग्रांट है। अदरवाइज फिर ये लोन आपके लिए लोन ही रहेगा, ग्रांट नहीं कहलाएगा। अगर ग्रांट है तो ग्रांट का ट्रीटमेंट वही है, ग्रांट फॉर एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस इनकर होगा 3 साल तक। ठीक है, तो आप उस जितना एक्सपेंस इनकर होता रहेगा उतना आप उसको डेफर करते रहेंगे। तो फिर अगर बाद में कंडीशन सब्सिक्वेंटली मीट नहीं होती तो फिर आपको सारी चीजें रिवर्स करनी पड़ती है। और जितना अमाउंट आप इनकम बना चुके हैं उसको इनकम के तौर पे रिवर्स कर दें, और जितना अमाउंट आप जब रिवर्स कर देंगे तो फिर बात जो क्या कहते हैं, जो टोटल बैलेंस होगा वो आपके ऊपर दोबारा क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। जितना डेफर्ड का बकाया बैलेंस है उसको डेबिट कर दें, जितनी इनकम आप अमोटाइज कर चुके हैं उसको भी आप डेबिट कर दें, और उन दोनों का सम टोटल अमाउंट ऑफ लोन के बराबर हो। ठीक है,
Scenario number 2. As per the terms of the loan, the cash received from the government is repayable in cash only if the entity decides to commercialize the results of research phase of the project. If the entity decides not to commercialize the results of the research phase, the cash received is not repayable in cash, but instead the entity must transfer to the government the rights to the research. In this scenario, cash received from the government does not meet the definition of forgivable loan in IAS 20. This is because in this arrangement, government does not undertake to waive repayment of the loan, but rather to require settlement in cash or by transfer of the rights to the research. The receipt described in submission give rise to a financial liability to be dealt with under IFRS 9. क्या मतलब इस बात का? गवर्नमेंट ने जो आपको आज पैसा दिया है वो गवर्नमेंट या तो आपको कल आपसे वापस ले लेगी अगर आप इसके क्या कहते हैं इसको कमर्शलाइज करते हैं, तो मतलब ये नहीं कि आप इसको खुद बनाकर वैक्सीन बनाकर क्या करते हैं मार्केट में सेल करते हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट को पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर आप पैसा वापस ना कर सके तो फिर आपको इस वैक्सीन बनाने का राइट किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट भी इस तरह की वैक्सीन क्या कर सके, बना सके। इसका मतलब क्या हुआ? तो इस अमाउंट की क्या हो रही है? सेटलमेंट हो रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट ग्रांट की कभी भी कोई सेटलमेंट नहीं होती। तो इसलिए सेकंड सिनेरियो के अंदर इस अमाउंट को क्या माना जाएगा? लायबिलिटी। यानी अगर गवर्नमेंट आज आपको पैसा दे रही है और आपको पता है कि इसकी क्या होनी है, सेटलमेंट होनी है, तो फिर इस अमाउंट को आप क्या करेंगे? लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है जी। लोन्स विद बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। The benefit of a government loan at a below market rate of interest is treated as government grant. अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है, यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है कितना? 12%, और गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है 6% पर, जो 6% आपको बच रहा है वो आपकी एक तरह से क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिल रही है? माफी मिल रही है कम इंटरेस्ट पे करने। द लोन shall be recognized and measured as per IFRS 9। तो जो लोन तो लायबिलिटी है, लेकिन उस लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट आपके ऊपर जो है वो कम अमाउंट से चार्ज होगा। कंसेशनल परचेज रेट है, बिल्कुल तो एम्प्लॉय के लिए। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है भाई? द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन कैश रिसिट अंडर अ गवर्नमेंट loan and the fair value of the liability. The benefit will be accounted for IAS 20। ठीक है जी। तो जो बेनिफिट होगा बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, अब ये पूरा का पूरा जो है वो असल में कौन डील करता है? IFRS 9। कि वहां पर भी आपको पता ही है IFRS 9 के अंदर एक कूपन रेट होता है और एक इफेक्टिव रेट होता है। तो ये कूपन और इफेक्टिव रेट का डिफरेंस है, अब वो गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा। लेकिन अब कूपन और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कौन समझाएगा यहाँ पर? वो तो IFRS 9 का ट्रीटमेंट है। ठीक है। बताऊं वो मेच्योरिटी करवा, उधर पूरी की पूरी वैल्यू क्या होनी है? मेच्योर होनी है ना भाई। ठीक है। वो मैं एक स्टूडेंट को बता रहा हूँ FAR 2 के रेफरेंस। बस ये है कि आप इनको इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट आपसे वैसे टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि जाहिर सी बात है उस डिफरेंस को ट्रीट करना आपको कहीं भी सिखाया नहीं गया इस किताब के अंदर। लेकिन ये पॉइंट हाँ FAR 2 में पॉइंट एग्जाम में चाहे तो टेस्ट कर ले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज की बेस पर। फिलवक्त तो क्या है कि बस लोन्स इतना याद रखें कि जो लोन्स गवर्नमेंट से मिल रहे हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट से कम वैल्यू पर, क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट है? यस, वो गवर्नमेंट ग्रांट है। उसमें लोन गवर्नमेंट ग्रांट है नहीं, जो इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ रहा है वो गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ग्रांट मिलती है नॉन मॉनेटरी, मतलब किसी लाइसेंस की शक्ल में, तो बताया था उस लाइसेंस को जो आपको गवर्नमेंट के तौर पर मिल रहा है ग्रांट के तौर पर, उसको या तो आप रिकॉर्ड करेंगे किस पर? फेयर मार्केट वैल्यू पर, या पर किस पर रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल वैल्यू पर। मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया भी था।
क्या था, मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 लाख रुपए का लाइसेंस मिल रहा है, ठीक है, लाइसेंस की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए, लेकिन वो लाइसेंस आपको मिल रहा है 20,000 रुपए। तो अब आप क्या करें, एक एंट्री बनाएं, लाइसेंस डेबिट करें इंटेंजिबल एसेट के तौर पे 1 लाख से, कैश या बैंक क्रेडिट करें 20,000 से, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं 80,000 से। इधर लाइसेंस अमोटाइज होगा, उधर डेफर्ड लाइसेंस अमोटाइज होकर एक्सपेंस बनेगा, उधर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अमोटाइज होकर क्या बनेगी, इनकम बनेगी। ठीक। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप लाइसेंस को रिकॉर्ड करें किस पर, नॉमिनल वैल्यू पर। तो उस केस में कोई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड नहीं होगी, लाइसेंस डेबिट हो जाएगा 20,000 से और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। अब सिर्फ क्या होगा इस केस में, लाइसेंस ही अमोटाइज होगा, नेट इम्पैक्ट वही का हो जाएगा। Discuss how the following should be dealt in the financial statements. Relevant entities in according to IS 20, accounting for government grant, disclosure of government assistance. ठीक है जी। The government makes a grant to an entity which is planning to develop teaching software for children with learning difficulties. The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase. There are no further conditions attached to the grant. तो इसका मतलब क्या, ग्रांट दी गई है इस मकसद के लिए, वो मकसद वो पूरा कर रहे हैं, लिहाजा ये ग्रांट जो है मतलब फर्दर टाइम लिमिट वगैरह कोई डिफाइन नहीं हुई इसके, या कैश वापस करने की कोई बात नहीं हुई, या इसका लाइसेंस देने की बात नहीं हुई गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट्स अप अ प्लांट इन एन एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यानी आपको कहा जाता है कि बलूचिस्तान में फैक्ट्री लगा लो, आप बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, वहाँ कहाँ लगाऊंगा फैक्ट्री। तो गवर्नमेंट आपको क्यों परसू कर रही है फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग बेरोजगार हैं फॉर एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दो तो आपके इन्वेस्टमेंट करने पर हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट में हम आपको रिलीफ देंगे। मीन्स अब रिलीफ एक तो क्या है, टैक्स वाला हो सकता है, वो अलग चीज। ठीक है। एक गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट करना, उसमें आपको कोई रीइंबर्समेंट वगैरह मिल रही है ग्रांट की शक्ल। A government grant of rupees 4 million received with the condition that the grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. यानी एम्प्लॉइज की तादाद 100 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आने वाले 4 सालों में साल के किसी भी हिस्से में एम्प्लॉइज की तादाद 100 से कम हो गई तो ग्रांट आपको फुल वापस करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है अभी कंडीशन मीट कर पाएंगे तो इस अमाउंट को आप गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट मतलब आप अगर आपको लगता है कि आप ये कंडीशन मीट नहीं कर पाएंगे तो लिहाजा आप इस अमाउंट को क्या करेंगे, लोन के तौर पर रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक। It is highly probable that the entity will comply with the condition attached to the grant. अब पेपर में सिनेरियो क्या बन सकता है, सिनेरियो ये बना के भाई फर्ज करें आपको 10 लाख रुपए की ग्रांट मिली। ग्रांट का टाइम पीरियड कितने, 4 साल, 4 साल की कंडीशन। इस तरह इसका मतलब क्या हुआ, वो जो एम्प्लॉइज हैं उनके एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, आपको ग्रांट दे रही है। ठीक है। या उनके एक्सपेंसेस की बात नहीं करो तो प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए ग्रांट दे दी। कैपिटल नेचर दो में से किसी एक तरफ इसको ले जा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो प्लांट वगैरह डेबिट हो गया 100 मिलियन से, कैश या बैंक क्रेडिट हो गया, 4 मिलियन की मिल गई आपको ग्रांट। ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनी आपकी, कैश या बैंक डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 4 मिलियन। अब फर्ज कर लेते हैं मशीन की लाइफ, प्लांट की लाइफ 4 साल। तो आप क्या कर रहे हैं, प्लांट को डेप्शिट किया आपने कितने से, 25 मिलियन से। डेफिन एक्सपेंस डेबिट हुआ, प्लांट या एक्यूमुलेशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। वहां से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट हुई, इनकम क्या हो गई, क्रेडिट हो गई 1 मिलियन से। ठीक है। उसके बाद अगले साल भी सेम एंट्री रिपीट हुई। तीसरे साल के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज की तादाद जो है वो क्या हो गई, 100 से गिर गई, और आपकी कंडीशन क्या हो गई,
हट गई, मतलब अब आपको वो पैसे क्या करने हैं, गवर्नमेंट को वापस करने हैं। तो अब आप अब तक आप 4 मिलियन में से 2 मिलियन के अमाउंट को क्या बना चुके हैं, इनकम बना चुके हैं। अब आप एंट्री बनाएं, क्या एंट्री बनाएं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 2 मिलियन से, इनकम डेबिट 2 मिलियन से, और लोन क्रेडिट 4 मिलियन से। ठीक है जी। भले देखें, अगर किसी भी एक्सपेंस के लिए ग्रांट मिलती है, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, तो हम उस ग्रांट को हम अमोटाइज उस पॉइंट पे करते हैं जब वो एक्सपेंस इनकर हो जाए। तो इसका मतलब एक्सपेंस का इनकर होना क्या होगा, जरूरी होगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हो सके, अप्लाई हो सके। इसको ग्रांट फॉर एसेट थी ना, सही सही। तो इसका मतलब ग्रांट जो थी वो प्लांट के लिए मिलनी थी, और प्लांट इंस्टॉल होना उसके लिए क्या थी, कंडीशन थी। ग्रांट देर से मिली ना आपको, तो अगर प्लांट इंस्टॉल होते ही आप एक एंट्री बना चुके हैं, ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, अगर आप एलिजिबल हो गए, अगर आप वो इंस्टॉल करते ही ग्रांट रिसीव करने के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कंडीशन नहीं है, अचानक से ग्रांट मिल रही है। इसका सिंपल वे है कि आप इसको WDV से एडजस्ट करवा, या फिर सिंपल हल क्या होगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के जरिए दोनों को क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट टू हेल्प एक्सपोर्टर टू मार्केट हिज न्यू टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको एक सर्विस दे रही है, इसको बोलेंगे टेक्निकल एडवाइस। अब इन तीनों के बारे में मैंने पढ़ा तो दिया आपको, लेकिन क्या लिखा हुआ है, द ग्रांट हैज बीन प्रोवाइडेड, पहला वाला पार्ट, फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग immediate financial support to the entity with no further conditions. So the grant should be immediately recognized in profit or loss in full in the period in which the entity qualifies to receive. जिसका मतलब ये हुआ कि आगे हमने एक कंडीशन पूरी कर दी, आगे कोई फर्दर कंडीशन नहीं है, तो हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, इस ग्रांट के लिए क्या हो गया, एलिजिबल हो गया, और ग्रांट हमें मिल गई, हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट इनकम में क्रेडिट कर देंगे, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood. Since there is reasonable assurance that conditions attaching, ये कौन सी वाली, 100 employees वाली, attaching to the grant will be met, the grant is recognized in a statement of profit or loss over 4-year period in which the entity incurs the cost of employing 100 employees. असल में यहाँ पे ग्रांट जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए मिल रही है, ताकि आप असल में वो ग्रांट फॉर एक्सपेंस कहलाएगी, मतलब इन 100 एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करने की ग्रांट। अमाउंट टेकिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में बी आइदर बी प्रेजेंटेड एज अदर इनकम और शोन एज अ रिडक्शन फ्रॉम, दोनों रास्ते, एक्सपेंस रिड्यूस करना या अदर इनकम बना। The remaining amount of grant will be presented as deferred income under liabilities in the balance sheet. कोई मतलब सब इसको सिनेरियो आपने पढ़ लिया, चीजें आपके सामने। फ्री टेक्निकल एडवाइस इज गवर्नमेंट असिस्टेंस that cannot reasonably have value placed upon and therefore should not be recognized. However, an indication of such assistance should be disclosed in financial statements. तो गवर्नमेंट के आपको एडवाइस मिल रही है, उसको गवर्नमेंट की तरफ क्या माने, असिस्टेंस माने, और ये असिस्टेंस आपको मिली है, इस बात का क्या दें, जस्ट डिस्क्लोजर दें, क्योंकि इस असिस्टेंस को आप वैल्यू नहीं कर पा रहे, ऐसे लाइसेंस को आप वैल्यू कर पा रहे थे। अगर इस असिस्टेंस की कोई फेयर मार्केट वैल्यू है तो फिर आपके लिए असिस्टेंस एक तरह की ग्रांट बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून ईयर 2, कैटी रिसीव्ड 3 grants, details of which are set below. 1st September, grant of rupees 40,000 from local government. This grant was in respect of training cost of rupees 70,000 which Katie has incurred. ठीक है जी, तो ये क्या है, ग्रांट फॉर एक्सपेंस। उसके बाद
बिल्कुल इनकम बनेगी, एक्सपेंस को रिड्यूस कर दे। और अगर एक्सपेंस और इनकम बनने में क्या कहते हैं, ईयर एंड का क्या है फर्क है, पास्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस पिछले साल इनकर हुआ था, ग्रांट इस साल एलिजिबल हुआ रिसीव करने के लिए, तो फिर वो अब माजी में एक्सपेंस बना हुआ, इस साल इनकम बन जाएगा हमारा। On 1st November, Katie bought machine for rupees 350,000. A grant of rupees 100,000 was received from central government in respect of this purpose. The machine, which has a residual value of rupees 50,000, is depreciated on a straight line basis over its useful life for 5 years. ठीक है, तो ये ग्रांट मिली है किसके लिए, कैपिटल नेचर की ग्रांट है मशीन के लिए। क्या करेंगे, ग्रांट को आप डेफर्ड करेंगे, इसको आप मोटाइज कर लेंगे, या फिर आप दूसरे ऑल्टरनेटिवली एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। On 1st June, a grant of rupees 100,000 from local government. This grant was in respect of relocation costs that Katie had incurred moving part of its business from outside the local area. The grant is repayable in full unless Katie recruits 10 employees locally by the end of year 2. Katie is finding it difficult to recruit as the local skill base does not match the needs of this part of the business. इसका मतलब जो कंडीशन है उसका पूरा होना रीजनेबली सर्टेन नहीं है, एश्योरेंस नहीं है आपके पास। अब ये खाली इसमें रिक्वायरमेंट क्या बोली गई, show how the above transaction should be reflected in the statement of Katie for the year ended 30th June, where any accounting standards where any accounting standard allow a choice, you should show all possible options। क्या मतलब, IS-20 एक ग्रांट को जितने तरीके से डील करना सिखाता है, नेट वाला भी और ग्रॉस वाला भी, दोनों तरीकों से आप क्या करें, बताएं और समझाएं। ठीक है जी, अब एक एक करके जरा इसका देख लें प्रेजेंटेशन। द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड in the financial statement of Katie for the year ended 30th June, year 2, based on IS-20. Number 1, net grants of related expenditure. A statement of financial position as on 30th June, year 2 express. तो नेट का मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से नेट ऑफ करवा दिया उसको। ठीक है जी, तो क्या कॉस्ट थी उसकी, सिंपल तरीका है ना भाई, प्लांट की कॉस्ट क्या थी, 3.5 लाख थी। सबसे पहले 3.5 लाख में से आप 1 लाख की क्या करें, ग्रांट एडजस्ट करें, 2.5 लाख बचा, 2.5 लाख में से 50,000 की रेडियल वैल्यू माइनस करें, आंसर क्या आएगा, 2 लाख आएगा। 2 लाख को डिवाइड कर दें किससे, 5 से, 40,000 आएगा। और टाइम कितना है आपके पास, कब ग्रांट मिली थी आपको, 1 नवंबर, 1 नवंबर, 30 दिन, नवंबर दिसंबर, 8 महीने, 8 महीने की प्रोडक्शन निकाल, 40,000 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से डिवाइड कर दें, 26,000। तो नेट कॉस्ट क्या है इस पर, 2.5 लाख। 2.5 लाख में से क्या कर दें आप, डिडक्शन माइनस कर, कितना आंसर आ रहा है, 2 लाख। तो ये आंसर निकाल लो ना यार, ये आंसर कैसे आ रहा है, क्या वैल्यू है आपके पास, कैलकुलेट किया हुआ नीचे, कॉस्ट ये आ गई 3.5 लाख माइनस 1 लाख, 2.5 लाख रुपए। अच्छी डिडक्शन क्या है, 2.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाई 5 पर ईयर डिडक्शन मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आ गया, नेट ऑफ हो गया आपके सामने। उसके बाद अगर बात करें किस चीज की, तो प्रॉफिट लॉस में क्या क्या इम्पैक्ट दिया, प्रॉफिट लॉस में डिडक्शन एक्सपेंस कितना आया, 26,667। और जो ट्रेनिंग कॉस्ट आपने इनकर की है, 70,000 आपका एक्सपेंस है, 40,000 की ग्रांट क्या कर दिया आपने, उससे नेट ऑफ करवा दी, क्योंकि उस ग्रांट का ताल्लुक क्या कहते हैं, एसेट से नहीं था।
तो नेट एक्सपेंस आपका चार्ज हुआ कितने से 30,000 से। ऑप्शन 2, शो ग्रांट सेपरेटली फ्रॉम रिलेटेड थर्ड पार्ट तो ग्रांट था ही नहीं क्योंकि वो कंडीशन मीट होने के चांस नहीं थे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून ईयर। प्लांट को आपने अपनी जगह कैपिटलाइज किया कितने पर, 3,50,000 पर। उसमें से आपने माइनस की रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 50,000। आंसर आया कितना, 3,00,000। 3,00,000 को डिवाइड किया आपने कितने से, 5 से। आंसर आया 60,000। 60,000 को मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 8 डिवाइड बाई 12। आंसर आया 40,000। तो जब 3.5 लाख में से आपने 40,000 क्या किया, माइनस। ठीक है जी। तो आपके पास WD बची कितनी, 3,10,000। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट आपको कितनी रिसीव हुई, 1,00,000 से। ग्रांट को आपने डेफर्ड किया कितने से, 1,00,000 से। 1,00,000 को डिवाइड बाय 5 किया, 20,000। मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 किया, 340। 2/3 13,000। तो 13,330 साहब ने क्या एंट्री बनाई, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट और ग्रांड इनकम क्रेडिट। याद है ना सारी बातें या नहीं। तो आपके पास ग्रांट का बैलेंस बचा। ठीक है, ठीक है। ये तमाम बातें आ रही हैं। अब आपको इम्पैक्ट दिखाना है इसका कि क्या इम्पैक्ट आएगा। डेफिन एक्सपेंस दिखाया आपने 40,000 से। ट्रेनिंग कॉस्ट दिखाई पूरी आपने 70,000 से। ग्रांट रिसीव किसके अगेंस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट के अगेंस्ट। और अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये नेट इम्पैक्ट। यानी आपके एसोसिएट के क्या बन जाएंगे, एक्सपेक्ट बन जाएंगे। डेफर्ड लाइफ। सेटिंग इसमें आउट होगी, कुछ सोल्यूशन। चले 12 देखते हैं इसको नमाज के बाद मजीद देखेंगे।